हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, विटामिन ए की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। विटामिन डी का दूसरा नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। इसे एंटी रैकेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, इसे सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। एंटी रैकेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिकेट्स होने से बचाता है, तो एंटी रैकेटिक। सनशाइन हार्मोन क्योंकि इसके सिंथेसिस के लिए हमें सनशाइन इम्पॉर्टेंट होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे सनशाइन हार्मोन कहते हैं। इट रिजेंबल्स स्टेरॉल्स इन फंक्शन एंड फंक्शंस लाइक अ हार्मोन। विटामिन डी के इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं, स्टेरॉइड्स के भी इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं। इस वजह से ये एक स्टेरॉइडल हार्मोन की तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं विटामिन डी को। अब हम इसके प्रो विटामिन की बात करते हैं। इस प्लांट्स के अंदर ये विटामिन D2 के फॉर्म में पाया जाता है और इसे अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। एनिमल्स के अंदर ये विटामिन D3 की तरह पाया जाता है और इसे कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका सिंथेसिस। ये कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। जो हमारी स्किन है उसकी एपिडर्मिस है, उसके अंदर 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। उसके ऊपर UVB रेस और सनलाइट गिरेगी और वो कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर कन्वर्ट होगा। फर्दर 25 हाइड्रोक्सिलेज के इफेक्ट से ये 25 OH कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर ये फर्दर 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। अब इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कौन से एंजाइम और कौन सी साइट पर ये वर्क कर रहे हैं। कोलेकैल्सिफेरॉल से 25 OH कोलेकैल्सिफेरॉल पर 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम कर रहा है, तभी यहाँ पर OH ग्रुप आया और वो लिवर के अंदर पाया जाता है। फिर 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम कर रहा है और यहाँ पे 1 मतलब इसने फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप डाला है, तो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। हमें साइड का ध्यान रखना है, लिवर और किडनी। अब हम इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। विटामिन डी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल्स। तो ये 3 ऑर्गन्स पे जाके इनका लेवल रेगुलेट करता है, इंटेस्टाइन पर, बोन्स पर और किडनी पर। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि विटामिन डी के इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर होते हैं, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ब्लड के अंदर कैल्सिट्रायोल प्रेजेंट होता है, उसका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है और कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पे कैल्सिट्रायोल बाइंड करता है। फिर ये रिसेप्टर DNA के साथ बाइंड करता है और कैलबाइंडिन का फॉर्मेशन करता है। कैलबाइंडिन होता है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो इस तरह से विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अपने इंटेस्टाइन से बढ़ाता है। अब अपन बोन्स की बात करेंगे। मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द ओस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है और मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करता है। ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से अल्कलाइन फोस्फेटेस सीक्रेट होता है और लोकल कंसंट्रेशन ऑफ फोस्फेट इंक्रीज होता है। Helps in remodeling of the bone by regulating the activity of osteoclast and osteoblast. अब हम तीसरे ऑर्गन की बात करते हैं, जो कि हमारा किडनी। किडनी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से विटामिन डी हमारा कैल्शियम और फोस्फोरस लेवल को रेगुलेट करता है। अब कैल्सिट्रायोल जो विटामिन डी है वो फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम, फोस्फोरस, पैराथायरॉइड या कैल्सिट्रायोल लेवल बढ़ेगा तो विटामिन डी का सिंथेसिस कम होगा। अगर इनका लेवल कम होगा तो विटामिन डी का सिंथेसिस बढ़ेगा। नॉर्मल जो सीरम के अंदर जो कैल्शियम लेवल होता है वो 9 to 11 mg/dL होता है। अब हम छोटे से पॉइंट पे और जाते हैं। विटामिन डी और पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम का ब्लड के अंदर लेवल बढ़ाता है और कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम करता है। अब हम इसका RDA देखते हैं। चिल्ड्रन के अंदर होता है 400 IU, एडल्ट के अंदर होता है 200। ऑफकोर्स प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ओल्ड एज, इनमें इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। 400 IU और 600 IU।
अब हम इसके सोर्सेज की बात करते हैं। ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश, मिल्क, एग योक। फिर हम विटामिन डी एज अ हार्मोन, हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि विटामिन डी को एज अ हार्मोन क्लासिफाई करा जाता है, तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो इसका साइट ऑफ सिंथेसिस है, विटामिन डी का साइट ऑफ सिंथेसिस है वो है स्किन। स्किन के अंदर इसका सिंथेसिस होता है। इसके पास टारगेट टिश्यू है बोन, इंटेस्टाइन, किडनीज। इसके इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होता है, हमने देख ही लिया था। और इसका एक फंक्शन भी है वो है कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करना। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, क्यों होती है, उसके कॉजेज़ क्या है वो हम देखते हैं। नॉट एक्सपोज टू सनलाइट प्रॉपरली, सनलाइट से एक्सपोजर प्रॉपरली नहीं होता होगा तो इस वजह से विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मैल एब्जॉर्प्शन और डेफिशिएंट रीनल एब्जॉर्प्शन, ये सब कॉजेज़ है। अब उसके कॉजेज़ की वजह से चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स नाम की बीमारी होती है और एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी होती है। अब हम रिकेट्स में देखते हैं। रिकेट्स के अंदर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड प्लाएबल, बाउल लेग्स होते हैं और नॉक नीज होती है। ये देखिए यहाँ पर है, अपन इस पिक्चर में देख सकते हैं बाउंग ऑफ द लेग्स। फ्रंटल बॉसिंग मतलब जो अपना फोर हेड होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है। हम इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये अपना प्रोमिनेंट फोर हेड है। फिर उसकी पिजन चेस्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे पेक्टस कैरिनेटम, ये पिजन चेस्ट की ही बात कर रहे हैं। फिर डिलेड क्लोजर ऑफ द फ्रंटनेल्स, हमारे स्कल के अंदर जो फ्रंटनेल्स होते हैं उसका क्लोजर होता है। अब जब आप तो वो उसकी क्लोजर डिले हो जाता है। फिर एक है रैकेटिक रोजरी। रैकेटिक रोजरी क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ द एपिफाइसिस एट लोअर एंड ऑफ रिब्स एंड कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये देखो, जो हमारा जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, वो होता है हमारा रैकेटिक रोजरी। फिर अपन देखते हैं हैरिसन सल्कस ट्रांसवर्स ग्रुप अलोंग द इंसर्शन ऑफ द डायफ्राम। यहाँ पर इंसर्शन ऑफ डायफ्राम है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स ग्रुप बन जाता है, उसको हम हैरिसन सल्कस कहते हैं। रैकेटिक रोजरी देखेंगे तो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, कोस्टो और कॉन्ड्रल, कोस्टो मतलब रिब्स, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज। जब रिब्स और कार्टिलेज का जंक्शन है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, उसका एपिफाइसिस एनलार्ज हो जाता है, तो वो हमारा रैकेटिक रोजरी है। अब हम ऑस्टियोमलेशिया की बात करते हैं। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एडल्ट्स के अंदर हो जाता है। इसमें सॉफ्ट बोन्स हो जाती है क्योंकि मिनरलाइजेशन ढंग से नहीं हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है और सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेस का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द बॉडीज अटेम्प्ट टू मिनरलाइज बॉडी टिश्यू, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन स्पेसिफिक एल्कलाइन फोस्फेटेस रिलीज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इस वजह से सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेस का लेवल बढ़ जाता है। ये हम सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोमलेशिया: पेनफुल बोन्स एंड जॉइंट्स, स्टिफनेस इन मसल्स, मसल क्रैम्प्स, डिफिकल्टी वॉकिंग, मसल पेन, वीकनेस, नोशिया, फटीग, ये सब ऑस्टियोमलेशिया के सिम्टम्स हैं। अब हम रीनल रिकेट्स देखते हैं। रीनल रिकेट्स में डिफेक्ट इन एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी इन किडनीज। हमने किडनी के अंदर देखा था कि 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है, पर रीनल रिकेट्स के अंदर इस स्टेप में गड़बड़ी हो जाती है, जिस वजह से एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी नहीं हो पाता है। अब हम लास्ट देखते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद द फैनकनी सिंड्रोम। फैनकनी सिंड्रोम क्या होता है? इनएडिक्वेट रीएब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स होती है किडनी की, उसके अंदर इनएडिक्वेट रीएब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद दैट एंड डिफेक्ट इन द रीनल ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। तो ये था हमारा विटामिन डी
कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक शेयर